नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं और नरेश धागड़े आगरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज यूपी की? अगर उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पे ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं और ग्रेटर नोएडा में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जिस तरह से तस्वीरें शेयर की थी और इशारा किया था कि अब एयरपोर्ट जल्दी ही जनता को सौंपा जाएगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि वर्षों से जो कार्य चल रहे थे एयरपोर्ट पे वो लगभग पूर्णता की तरफ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात में पहुंचकर वहाँ यूपी सदन में रात में विश्राम करेंगे। वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात होगी। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का कल दौरा है। गाजियाबाद में वो अस्पताल का उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगह अस्पतालों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐसी चर्चा भी है कि उपराष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात संभावित है कि वो नए उपराष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और चूंकि जो स्टार प्रचारकों की सूची है टॉप 10 में योगी आदित्यनाथ भी हैं, उनकी भारी डिमांड भी अन्य राज्यों में रहती है। चुनावी प्रचार को लेकर, रैलियों को लेकर हर एक प्रत्याशी चाहता है कि उनके कार्यक्रम लग जाए। तो दिल्ली का ये दौरा बेहद अहम है और देखना होगा कि जब वो दिल्ली पहुंचते हैं यूपी सदन, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में किन किन से उनकी मुलाकात होती है और क्या वार्ताएं होती हैं। वही हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की आगरा की, तो जिस तरह से सड़क दुर्घटना सामने आया, मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है और जो भी घायल हैं उनके समुचित इलाज के लिए, उपचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी घायल बिना इलाज के न रह सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह जब 5KD पे अपनी समीक्षा बैठक कर रहे थे, विभागीय बैठकों का जो दौर उनका चल रहा था, उसी समय आगरा की घटना पे भी दुख व्यक्त करते हुए और घायलों को समुचित इलाज का आदेश जारी किया। वहीं प्रयागराज की बात कर लें तो प्रयागराज में जिस तरह से एक पति खुद ही अपनी पत्नी को शक के आधार पर उसकी हत्या कर दी, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा चूंकि छठ का एक बहुत बड़ा महापर्व शुरू हो रहा है आज से खाए नहाए के साथ, तो प्रदेश के जो भी घाट हैं जहाँ पे छठ का त्योहार होना है वहां पे साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। और जिस तरह से डीजीपी राजीव कृष्णा, इसके अलावा मुख्य प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं और जो भी पुलिस के शीर्ष नेतृत्व आईजी लेवल के अधिकारी हैं, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई और उसमें स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि त्योहार में कहीं से भी कोई खलल न हो और जो भी घाट हैं उनके जहां जहां सफाई किए जा रहे हैं वहां पे पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद हो, ताकि प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी माता बहन के साथ, सुरक्षा के साथ कहीं से कोई खिलवाड़ न हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि छठ के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुस्तैद है। जिस तरह से लखनऊ से भी तस्वीरें सामने आई थी, नगर विकास मंत्री वो जो स्वयं ऊर्जा मंत्री भी हैं AK शर्मा ने गोमती तट पे घाटों का निरीक्षण किया था। उसके पहले AK शर्मा के पहले जो मेयर हैं लखनऊ की सुषमा खरकवाल, उन्होंने भी घाटों का निरीक्षण किया था, वहां के साफ सफाई अन्य व्यवस्था के इंतजाम को भांपा था। तो कहा जा सकता है कि वाराणसी से लेकर, काशी से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बहराइच, बिजनौर, इसके अलावा मुरादाबाद या फिर प्रदेश के जितने भी जनपद है जहाँ पे ये छठ का त्योहार मनाया जा रहा है, वहाँ की साफ सफाई को लेकर जहाँ सरकार का नगर विकास पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं पुलिस महकमा सुरक्षा जिम्मेदारियों का निर्वहन के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। जी सोनिया। बिल्कुल, लोग कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं राघवेंद्र, जिस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है और महिलाएं के संतुष्ट हैं जो व्यवस्था उनके लिए की गई है, किस तरह का उत्साह उनमें नजर आ रहा है आज? बिल्कुल सोनिया, अगर लोगों के उत्साह की बात कर लें तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीरें अलग होती थी। 2017 के पहले जो भी हिंदुओं के बड़े त्योहार होते थे, हम चाहे दीपावली की बात कर लें या फिर छठ की बात कर लें, होली की बात कर लें, लोगों में उत्साह तो रहता था, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए या जिस तरह से ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से
सुरक्षा के मानक स्थापित करने चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता था। लेकिन 2017 के बाद से, मार्च 2017 में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उसके बाद से धार्मिक पर्यटन को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में कार्य किया गया, इसके अलावा हम बात कर लें सुरक्षा की, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए या आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए इन त्योहारों में, इन व्रतों में, हम अभी दशहरा देखे, अभी दीपावली देखे, जिस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा, लोगों में अब एक नया उत्साह दिखता है, क्योंकि सरकार भी उनके साथ मिलकर सुरक्षा की व्यवस्था करती है। उस त्योहार के लिए जो भी समुचित अन्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं, नगर विकास की तरफ से वो व्यवस्थाएं की जाती हैं। इतना ही नहीं, समीक्षा बैठक में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि सावन जब शुरू हुआ था, उसके बाद से जब नवरात्र आया था, कि लगातार अब आज विद्युत कटौती नहीं होनी चाहिए, और जो भी विद्युत की व्यवस्था है वो प्रदेश के हर गांव में, हर शहर में एक समान, एक अनुरूप जानी चाहिए, और बिजली कटौती इन त्योहारों में नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से सरकार ने अपने द्वार खोले और सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुरक्षा जिस तरह की मुहैया कराई, उसमें लोगों का उत्साह बढ़ा। और जिस तरह से धार्मिक पर्यटन पे सरकार ने लगातार काम किया, जिस तरह के कॉरिडोर यहाँ उत्तर प्रदेश में तमाम बनाए गए, उसको देखते हुए लोगों में एक अलग उत्साह है। और जो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई सरकार की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से, तो उसको लेकर भी लोगों में एक संतुष्टि के भाव जागृत हुए। और आज हिंदुओं के जो भी पर्व पड़ते हैं, चाहे दशहरा हो, नवरात्र हो, दिवाली हो, होली हो या छठ हो, इसमें एक अलग उत्साह 2017 के बाद से देखने को मिलता है। बिल्कुल। नरेश, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं और क्या अपडेट है आगरा से? देखिए सोनिया, आपको बताते चले कि आगरा की सबसे बड़ी जो खबर है वो इस समय सड़क हादसा है। देर रात इस सड़क हादसा हुआ है। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में तेज रफ्तार जो कार थी उसने 7 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 5 की मौत हो चुकी है। वहीं जो 2 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आगरा के एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो कार चालक था वो शराब के नशे में बताया जा रहा है, और जो कार थी वो तेजी के साथ ड्राइविंग कर रहा था। अचानक से ये जो 7 लोग हैं, जिसमें से 5 की मौत हुई है, 2 अभी अस्पताल में एडमिट है, ये सभी राहगीर बताए जा रहे हैं। इन लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें से 5 की मौत हुई है, 2 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो मृतकों के जो परिजन हैं उनके साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश भी दिया है कि जो लोग अस्पताल में घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो आगरा में देर रात एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। वहीं जो अपहरणकर्ता थे वो मासूम बच्चे को एक्टिवा पर बिठा करके लेकर के जा रहे थे। उसी दौरान वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जो बच्चे के परिजन थे उनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा 10 टीमों का गठन किया गया, 10 टीमों को लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जो टीमें लगातार जो छानबीन कर रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आरोपी थे, जो अपहरणकर्ता थे, उन पर लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरोपी थे, जो मासूम बच्चे को उसके घर के पीछे छोड़ करके मौके से फरार हो गए। बच्चा फिलहाल पुलिस के द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जो अपहरणकर्ता है उनकी तलाश करने में पुलिस टीम लगातार जुटी हुई थी, और इसमें देर रात पुलिस टीम को सफलता भी मिल चुकी है। पुलिस टीम की उन बदमाशों से मुठभेड़ भी हुई है। आगरा के थाना एदमादौला क्षेत्र में 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान सोनिया गोली भी लगी है। वहीं जो 2 अन्य बदमाश हैं उन्हें अभी पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो अपहरणकर्ताओं में एक मासूम बच्चे का रिश्ते का चाचा भी शामिल था, जिसने इस घटना में आरोपियों का साथ दिया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का जो खौफ है वो लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मासूम बच्चे का जो अपहरण किया गया था, उसी दौरान मासूम के पिता से तकरीबन 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, क्योंकि मासूम का जो पिता है वो ज्वेलर्स है और उससे फिरौती मांगी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगरा पुलिस की जो तत्परता है, जो अलर्ट है, उसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मासूम बच्चा था उसे सकुशल उसके घर के पीछे छोड़कर के जो शातिर बदमाश थे वो फरार हो गए। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो आगरा की जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार की, बेबी रानी मौर्य, वो देर रात लखनऊ के लिए जा रही थी। तो फिरोजाबाद के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उनकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो सड़क हादसे
हादसे का शिकार हुई है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों ही साइड का जो ट्रैफिक था वो एक ही रोड से निकाला जा रहा था, तो अचानक से एक ट्रक का टायर फटता है और वो ट्रक अनियंत्रित होता है। लेकिन उनका जो बेबी रानी मोड़ का जो ड्राइवर था उसकी सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला है। हालांकि उनकी जो गाड़ी थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस को जानकारी होती है, पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जो ट्रक चालक था और जो ट्रक है उसे पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया है सोनिया। वहीं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के लिए दूसरी गाड़ी मौके पर बुलाई गई, जिससे वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई। वहीं चौथी बड़ी खबर की बात की जाए तो दीपावली के मौके पर जिस तरीके से आगरा वासियों की अगर बात की जाए तो 72 घंटे में 36 करोड़ की शराब आगरा वासी पी गए, यानी कि अगर कहा जाए तो एक बड़ा आंकड़ा। क्योंकि त्योहार पर हम लोग देखते हैं कि मिठाइयों की बिक्री होती है, लेकिन आगरा में शराब के शौकीनों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ करके रख दी हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो मैगी जो ब्रांड है ब्लू लेवल, उसकी 60 बोतलें दीपावली के त्योहार पर बिक्री की गई हैं। क्योंकि अगर बात करते हैं तो एक बोतल की जो कीमत है वो 30,000 रुपए की लमसम होती है, लेकिन जिस तरीके से 72 घंटे यानी कि 3 दिनों में आगरावासी 36 करोड़ रुपए की शराब पी गए, इसके जो आंकड़े हैं वो आबकारी विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। सोनिया, ठीक है नरेश, आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। श्रीनगर से हमारे संवाददाता जुड़े हैं अजहर। अजहर, क्या कुछ जानकारी है और क्या खास खबरें हैं आज? अगर हम दिल्ली से जो अहम खबरों की बात करें तो अपने करते हैं। सबसे पहले जो है आज चुनावी की बात करें, देर गए सबसे सभा था क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो सीट में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 कैंडिडेट है उन्होंने जीत हासिल की और भाजपा के 1 कैंडिडेट ने यहाँ पर जीत हासिल की। लेकिन जो चौथी सीट थी भाजपा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना था कि उनकी समस्या 50-50 और उसके बाद में ये माना जा रहा था कि इसके बाद में टॉस होगा और टॉस की बुनियाद पे ये चीज जो है इसका फैसला हो सकता है। लेकिन कल शाम जब भाजपा की जीत हुई तो उस अजहर, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आज उत्तराखंड की? देखिए, अगर उत्तराखंड में अब बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पीएमजीएसवाई के तहत जिस तरीके से जो सड़कों का निर्माण उत्तराखंड में होना था उसमें 6000 सड़कें ऐसी हैं जो अभी तक जो है वो लटके हुए हैं, जो कि मानकों के आधार के कारण जो है उन पर काम नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से केंद्रीय मानकों के अनुसार ये माना जाता है कि जिन गाँवों की संख्या 250 के करीब है वहाँ पर जो है पीएमजीएसवाई के तहत जो है वो सड़कों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में 6000 सड़कें ऐसी हैं, 6000 गांव ऐसे हैं जहां पर जो है लगभग गांव सड़क पीएमजीएसवाई का निर्माण जो है वो नहीं हो पा रहा है, जिसको कि राज्य सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर जो है वो होता दिख रहा है। हालांकि अब दूसरे प्लान के तहत हालांकि सरकार उस पर जो है वो काम करने की तैयारी जो है वो कर रहा है, लेकिन जिसमें अभी भी सिर्फ 200 गांव जो है उसमें भी फिट बैठ रहे हैं। अभी भी इसमें 5800 गांव ऐसे हैं जिन पर जो है पीएमजीएसवाई का काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से एक पीएमजीएसवाई की जो सड़क योजना है उसको लिए जिस तरीके से 186 करोड़ की योजना जिस तरीके से जो प्रदेश में आई हुई है वो किस तरीके से उस पर जो है वो काम किया जाए उसको लेकर सरकार जो है वह मंथन करने में जुटी हुई है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं, जो जनजातीय जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के जो गांव हैं वहां पर सबसे ज्यादा समस्या जो है वो सड़कों की हो रही है। उन गांवों तक जो है वो सड़क योजना जो है वो पहुंचनी थी, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो आबादी 250 के करीब होनी चाहिए थी एक गांव की, वहां पर जो है वो मानक जो है वो पूरे फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिसके चलते जो है वहां पर पीएमजीएसवाई का काम जो है वो लटका हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार जो है अब भी कौन सा प्लान देकर जो है वहां पर काम करती है। इसको लेकर लगातार जो है वो सरकार और प्रशासन जो है अपने स्तर पर जो है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो है इसका निपटारा हो सके और जहां पर पीएमजीएसवाई के तहत कचरा का ठीक है, सरकार को कड़ा कदम उठाना होगा इसके लिए। अजहर, वापस आपके पास आते हुए, जिस तरह से कांग्रेस और पीडीपी ने पूरा सपोर्ट किया एनसी को, लेकिन जिस तरह से चौथी सीट जो थी वो एनसी कह रही थी कि हमारे खाते में आएगी, लेकिन वहां बीजेपी ने बाजी मार ली।
बिल्कुल सोनिया, मैं इसी पे बात कर रहा था, क्योंकि जब इलेक्शन से पहले ये सारियां लगाई जा रही थी कि 28 जो वोट है वो भाजपा के हक से होंगे, 28 जो है अलायंस के हक में होगा। लेकिन कल शाम जो चौंकाने वाले जो रिजल्ट है वो सामने आए थे, तो ये माना जा रहा था कि इसके बाद जब बराबरी से जो वोट है वो पड़ेंगे, उसके बाद टॉस होगा और टॉस के बुनियाद पे ये इस सीट का जो फैसला होगा। लेकिन 4 जो वोट जो एक्स्ट्रा मिले हैं, जो टोटल वोट जो है भाजपा के मिले हैं, 32 वोट जो भाजपा के हक मिले हैं, जिसका जो कैंडिडेट था सत शर्मा है, उसने वहां पे जीत हासिल की। कहीं ना कहीं इस जीत के बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या हम ये कहें कांग्रेस के बीच में जो अंदर की जो एक बार फिर जो अलायंस था उससे इंडिया उठ रही है। लेकिन दूसरी जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो सिमी ओबराय है, कर दी है। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि इससे पहले जो है 2015 में राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद में 2019 में आर्टिकल 370 के मंजूरी के बाद में ये पहली बार ये इलेक्शन हुआ था, क्योंकि इस राज्यसभा के जो मेंबर्स का जो टाइम था वो फरवरी 2025 में जो है फिर हुआ था। तब से लेकर जो सीटें जो थी वो जिला के मेंबर्स है या अजर, आपसे ज़्यादा जानकारी ले लूंगी, बने रहिए हमारे साथ। आपकी आवाज़ सही से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस उपेंद्र आपके पास आते हुए, रजत जयंती समारोह का इस बार आयोजन होने वाला है देहरादून में, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी तक कर ली गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है इस बार। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो रजत जयंती, क्योंकि 25 साल उत्तराखंड को बने हुए पूरे हो चुके हैं, और इन 25 सालों में उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया, इस पर भी मंथन होना है। और इन 25 सालों में कितना विकास उत्तराखंड में हुआ, साथ ही प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री आए, किस तरीके से जो है सरकारें बदली, उसके बाद कितना विकास किस सरकार में हुआ, इन तमाम चीज़ों पर मंथन होना है। और इस बार जिस तरीके से रजत जयंती के मौके पर पूरी तैयारी जो है वो राज्य सरकार जो है कर रही है, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर रजत जयंती के मौके पर, स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचेगी, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से राष्ट्रपति यहां पर पहुंची हुई थी, तमाम जो तैयारी जिस तरीके से जो वो की गई थी, और इस बार जिस तरीके से रजत जयंती है, तो ऐसे में एक भव्य कार्यक्रम जो है वो राज्य सरकार जो है वो करेगी। उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। तुरंत पूरा जो प्रोटोकॉल जो राष्ट्रपति को लेकर होता है, उसको लेकर अभी से जो है वो तैयारी जो है वो की जा रही है प्रशासन की ओर से, क्योंकि तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो सड़कें जो खराब हैं, उन सड़कों को जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जोलीघाट एयरपोर्ट से जो है द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ पर पहुंचेगी। और माना यह जा रहा है कि अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है कि कितने तारीख को जो है द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन ये जरूर है, माना जा रहा है कि 8 नवंबर को ही द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड दौरे पर जो है वो पहुंच जाएंगे। और सुबह 9 नवंबर को जिस तरीके से 9 नवंबर को जिस तरीके से जो है यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम होना है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरी तैयारी जो है वो उसके लिए की जा रही है। रजत जयंती का जो एक अवसर जो जिस तरीके से इस मौके पर जो है जिस तरीके से क्या विकास हुआ है, वर्तमान सरकार की ओर से क्या कुछ काम अभी तक इन 4-5 सालों में किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो जरूर जनता के सामने जो है वो रखा जाएगा। तो इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से अब 4 धाम यात्रा में 3 धामों के कपाट जो है वो बंद हो चुके हैं, उसके साथ ही हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो बंद हो चुके हैं शीतकालीन के लिए। और ऐसे में अब शीतकाल यात्रा को लेकर जो है अब सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी में जुटी हुई है, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी यह कहा है कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की एक रीढ़ मानी जाती है, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने को लेकर पूरे प्रयास जो है वो सरकार की ओर से किए जाने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्री जो है वो यहाँ पर पहुँचे। इस बार हालांकि जिस तरीके से जो आपदाएं आई और उसके बाद जिस तरीके से जो बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा, ऐसे में लगभग 49 से 50 लाख के करीब जिस तरीके से संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे। हालांकि जिस तरीके से राज्य सरकार एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा की बात जिस तरीके से कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल 56 लाख के करीब
करीब यात्री जो है वो पहुंचे हुए थे और इस बार आंकड़ा ये माना जा रहा था कि 60 लाख के करीब जो है वो पहुंचेंगे, लेकिन आपदाएं और जिस तरीके से जो बारिश लगातार हुई उसका नतीजा रहा है कि थोड़ा सा कम जो है वो यात्री वहां पर पहुंचे। लेकिन अब सरकार जिस तरीके से पिछले साल से शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है, जिस तरह से आपदा यहाँ पर आई थी, लोगों के अंदर ये डर बैठ गया था कि उत्तराखंड जाएंगे तो कहीं आपदा का शिकार ना हो जाए। यही वजह थी कि इस बार थोड़ी सी संख्या श्रद्धालुओं की कम हो गई थी। वापस आपके पास आते हुए अजहर, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। देखिए, जिस तरह से एनसी ने यहाँ पर बाजी मारी है, लेकिन क्या उपचुनाव में भी इसी तरह का प्रदर्शन कर पाएगी एनसी? बिल्कुल, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिलहाल 3 सीट्स पे अपनी बढ़ोतरी हासिल की है, 3 सीट्स पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जिताया है और इस तरीके से भाजपा का जो एक कैंडिडेट है उन्होंने 32 वोट्स लेके जो है यहाँ पे जीत दर्ज की है। लेकिन देखने वाली बात है, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि बाईपोल इलेक्शन है, जो नगरोटा सीट और बडगाम सीट, ये काफी दिलचस्प होने वाला है और आने वाले समय में क्या ऊंट किस करवट बैठती है ये देखने वाली बात है। और तमाम तर जो नजरें हैं वो बडगाम सीट के ऊपर है और उसके साथ साथ नगरोटा सीट के ऊपर भी जो बाईपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन दोनों सीटों के ऊपर जो है तमाम तर जो लोगों की नजरें हैं वो इस पे है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो जम्मू कश्मीर की रिवायती तौर पे जो दरबार मुंह होता है, क्योंकि जो सेक्रेटरीट का जो काम होता है, कामकाज होता है, वो 6 महीने यानी गर्मियों के महीने में वो कश्मीर घाटी में होता है और जब सर्दियां स्टार्ट होती है तो सर्दियों के महीने में वो जम्मू शिफ्ट हो जाता है। तो इस पे बाकायदा तौर पे एक मंथन हुआ, मीटिंग हुई और ठीक जो है जो डेट जो तय पाया गया नवंबर की 1 तारीख और 2 तारीख, यानी 1 नवंबर 2 नवंबर जो है काफिला रवाना होगा। दरबार मुंह का जो काफिला है वो रवाना होगा जम्मू और वहां पे दरबार मुंह बजेगा। और इस दरबार मुंह के बाद में, क्योंकि काफी अरसे के बाद ये दरबार मुंह है जम्मू शिफ्ट होगा और इसको लेके भी जो जम्मू के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली जो कारोबारी लोग हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस काफिले के दौरान जो है 19 डॉक्टर जो है वो साथ रहेंगे, 40 पैरामेडिकल स्टाफ है वो साथ रहेंगे, 10 एम्बुलेंस जो है वो साथ रहेंगी। इसे जो दरबार मुंह 26 का जो काफिला है वो 1 तारीख नवंबर की 1 तारीख को देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में किस तरह का प्रदर्शन अब एनसी करती है। वापस राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र, जिस तरह से दवाइयों पर नकेल कशी जा रही है, नकली दवाइयों का जो मामला था वो बीच में बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहा था और अब यूपी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जल्द ही औषधि नियंत्रण के लिए एक अधिकारी वहां पर लाया जाएगा, इसके लिए एक पद सृजित किया जाएगा। क्या जानकारी है इस पर आप? बिल्कुल सुनिए, अगर हम दवाओं की बात कर लें तो जिस तरह से मेडिकल माफिया दवाओं की अवैध बिक्री में शामिल है, जिस तरह मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या देश का कोई भी राज्य हो, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे नकली दवाओं की एक बहुत बड़ी खेप खपाई जाती है। इन दवा माफियाओं के द्वारा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है जिसमें तमाम एमआर भी शामिल होते हैं और डॉक्टरों की मिली भगत से ये दवाएं खपाई जाती हैं। नकली दवाएं तो खपाई ही जाती हैं, एक्सपायरी दवाएं भी खपाई जाती हैं। अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से कफ सिरप को लेकर बवाल हुआ, जिस तरह से बच्चों की मृत्यु हो गई, ये मौतें बताती हैं। मौतें चाहे दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में हो, ये मौतें बताती हैं कि जिस तरह से अवैध दवाओं की बिक्री और एक्सपायर्ड दवाओं की एक बहुत बड़ी खेप खपाई जा रही है इन दवा माफियाओं की तरफ से। ये बच्चों के साथ साथ आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही मार्च 2017 से हर तरह के भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और उसी के क्रम में जब उन्होंने समीक्षा बैठक की तो औषध विभाग की तरफ से भी एक आदेश निर्गत किया गया है और हर जिले में इस तरह के नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे और तमाम कर्मचारियों की भर्ती होगी। और एक तरह से ये जो नकली दवाओं की खेप है और एक्सपायर्ड दवाओं की जो खपत बाजार में कराई जा रही है, इस पे नकेल कसने का काम इस सिंडिकेट के माध्यम से किया जाएगा। ये जो नई भर्तियां होंगी इसके माध्यम से किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे समय में आया है जिस समय में तमाम नकली कफ सिरप और एक्सपायर्ड दवाओं की वजह से तमाम मौतें कई राज्यों में देखने को मिली, राजस्थान में दिखी, इसके अलावा मध्य प्रदेश में दिखी। उसको लेकर इन दवा माफियाओं पे नकेल कसने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है और ये विभाग जब भर्तियां कर लेगा, जब हर जिले में नोडल बना लिए जाएंगे, तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में खास करके नकली दवाओं की जो एक खेप खपाई जा रही है उस पे अंकुश लगाने में योगी सरकार सफल होगी।
इतना ही नहीं, जो एक्सपायर्ड दवाओं की खेप इन दवा माफियाओं द्वारा बाजारों में खपाई जाती है, उस पर नकेल लगाने में योगी सरकार सफल होगी। तो एक महत्वपूर्ण कदम है योगी आदित्यनाथ की सरकार का, और ये फैसला इसलिए भी स्वागत किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ये कहा जाता है। और ऐसे में ये निर्णय बताता है कि प्रदेश के युवाओं के साथ, प्रदेश की महिलाओं के साथ या प्रदेश के आम नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए योगी आदित्यनाथ की सक्रियता इसमें देखने को मिली है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा राघवेंद्र, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसी सोच के साथ अब योगी सरकार भी आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।